टॉपिक नंबर 16 12th एनसीईआरटी का बायोलॉजी का टॉपिक है ये, एनवायरमेंटल इश्यू पार्ट फिफ्थ के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं साथियों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस इकोलॉजी से या एनवायरमेंटल इश्यू से बिलोंग करते हैं नीट में, सीईटी में और बोर्ड की एमसीक्यूज में। इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। देखिए कि बायोमैग्निफिकेशन उसे बायो एम्प्लीफिकेशन कहते हैं और बायोमैग्निफिकेशन आल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मतलब एनी concentration of toxin, mostly pesticides, in the tissue of a tolerant organism at a successively high level of food chain, तो उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। साथियों, कई फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में कई टॉक्सिक सब्सटेंसेस उपस्थित होते हैं और दे कैन अंडरगोज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन। कहां पर? इन एक्वेटिक फूड चेन। मित्रों, एक्वेटिक फूड चेन किसे कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, उसे फूड चेन कहते हैं। याद रखिए प्यारे दोस्तों। और बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ये रेफर्स करता है टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट अ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। मित्रों, ट्रॉपिक लेवल्स किसे कहते हैं? यहां पर आप देखेंगे कि ट्रॉपिक लेवल की जब बात करते हैं तो ट्रॉपिक लेवल्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट हो या एनिमल्स हो, द पोजीशन दैट ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइड इन अ फूड वेब और फूड चेन दैट इज अ सक्सेसिव सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ईट अदर ऑर्गेनिज्म एंड मे इन टर्न टू बी ईटन देमसेल्फ। और टॉपिक लेवल ऑर्गेनिजम्स की द नंबर ऑफ स्टेप इन द फॉर्म ऑफ स्टार्ट ऑफ द चेन। यहाँ पर देखिए आपको प्रोड्यूसर ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल है और टर्शियरी कंज्यूमर्स ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। दोस्तों, जब बात करते हैं कि ये बायोमैग्निफिकेशन हैपन्स, कैसे ये हैपन्स होता है? बिकॉज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कई हार्मफुल केमिकल्स ये एक्यूमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये एक्यूमुलेट होते हैं और दे कैन नॉट बी मेटाबोलाइज, ये मेटाबोलाइज नहीं होते और एक्सक्रीट भी नहीं होते एंड इज दस पास्ड ऑन द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल। इसका मतलब यहां पर समझेंगे दोस्तों कि ये जो भी फिनोमिनन है बायोमैग्निफिकेशन की इज वेल नोन फॉर किस कौन से ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं लाइक मर्क्यूरी और दूसरा टॉक्सिक सब्सटेंस है डीडीटी। डीडीटी का लॉन्ग फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। इस डायग्राम में देखिए कि प्रोड्यूसर्स, यदि ये डीडीटी मर्क्यूरी जैसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, आप यहाँ पर एग्जांपल लेंगे डीडीटी का। ये डीडीटी का बहाव होता है जब डीडीटी ये आप स्प्रे करते हैं किसी क्रॉप पर ये, और डीडीटी का यूज ये बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी डीडीटी पर बैन होता है। और डीडीटी यदि आप स्प्रे करते हैं किसी क्रॉप पर तो यदि ये वाटर ये रन ऑफ होता है और वाटर में डीडीटी का परसेंटेज पाया जाता है 0.003 पीपीबी, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन। और जैसे जैसे आगे भी आप देखेंगे कि ये वाटर में ये आप यहाँ पर ख्याल रखना, ध्यान देना कि आपकी एनसीईआरटी में दिखा है कि डीडीटी का वाटर में परसेंटेज कितना है? 0.003 पीपीबी, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन। मित्रों, आगे देखेंगे कि यहाँ पर देखिए कि ये फिगर शोज बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन। पानी में जो भी अन्न जाल होता है, फूड चेन होती है, यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं एक्वेटिक फूड चेन का, पानी की अन्न जाल का। तो देखिए इन दिस मैनर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इज इंक्रीज्ड। इस पिक्चर में जब देखेंगे तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पर डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है एट अ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। कैसे? से इफ इट डीडीटी इट इज अ स्टार्ट एट 0.003 पीपीबी, यानी कि पार्ट पर बिलियन इन वाटर। यहां पर देखिए कि 0.003 पार्ट्स पर बिलियन इन वाटर, अल्टीमेटली रीच टू 25 ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन इन फिश ईटिंग बर्ड्स।
देखिए फिश ईटिंग बर्ड्स में 25, इस पिक्चर में देखिए कि 25 ppm ये फिश ईटिंग बर्ड टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं थ्रू द बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना उसी बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, डीडीटी कहो या मर्क्यूरी कहे। नेक्स्ट क्या लिखा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब करती है, किसे डिस्टर्ब करती है मित्रों, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स, पक्षियों में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म, दिस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म विच कॉजेस करता है थिनिंग ऑफ एग शेल, ये बर्ड्स के जो भी एग्स होते हैं उसकी एग शेल, एग का कवच कहेंगे, ये थिन होता है, थिक नहीं होता डीडीटी की वजह से या मर्क्यूरी की वजह से, एंड देयर प्री मैच्योर ब्रेकिंग, यानी कि एग का ब्रेकिंग होता है प्री मैच्योर, एग के अंदर एम्ब्रियो होता है और यदि एग की सेल थीन होती है तो एग टूट जाएगा, ब्रेक होगा, यही कहा। इवेंचुअली क्या होगा इसका परिणाम, डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन, पक्षियों का बर्ड पॉपुलेशन में गिरावट आई जाएगी, डिक्लाइन होगा। यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर अच्छी तरह से समझ ले कि वाटर में डीडीटी का प्रमाण 0.003 ppb यानी कि पार्ट्स पर बिलियन होता है। जैसे जैसे वाटर के अंदर जू प्लैंकटन होते हैं, यानी कि वाटर में जो भी जू प्लैंकटन होते हैं वो अलगी को खाते हैं और अलगी में डीडीटी का प्रोपोर्शन 0.04 ppm होता है पार्ट्स पर बिलियन, तो जू प्लैंकटन को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और जू प्लैंकटन को खाने वाले छोटे छोटे फिशेस होते हैं, देखिए कि छोटे छोटे फिशेस भी पानी में रहते हैं, पानी में 0.003 पार्ट्स पर बिलियन ये डीडीटी का प्रमाण होता है वो, और जब जू प्लैंकटन की 0.004 ppm के जू प्लैंकटन स्मॉल फिशेस खाएंगे तो स्मॉल फिशेस में डीडीटी का प्रमाण 0.5 ppm होगा, तो स्मॉल फिश ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं और ये स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस कहते हैं। लार्ज फिशेस जब खाएंगे तो पहले प्रमाण 0.03 तो पानी में होता है ये प्रमाण, और खाने वाले स्मॉल फिशेस जो भी होते हैं लार्ज फिशेस का खाना, तो प्रमाण डीडीटी का होगा 2 ppm पार्ट्स पर मिलियन। और लार्ज फिशेस को खाने वाले फिश ईटिंग बर्ड्स होते हैं तो उनमें 2 ppm, और ये फिश ईटिंग बर्ड्स ये टर्शियरी कंज्यूमर्स है तो उनमें 25 ppm पार्ट्स पर मिलियन डीडीटी का प्रमाण आएगा। और डीडीटी ये बेहद ही घातक है, बर्ड्स की एक सेल को कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड्स में कॉज करता है, एक सेल यानी कि अंडे का कवच ये थीन होता है, थिक नहीं होता डीडीटी की वजह से, और ये एग्स क्या होंगे, प्री मैच्योर ब्रेक होंगे, और उससे यदि ये अंडों से जो भी बर्ड्स का पॉपुलेशन होगा अंडों से ये पीले नहीं निकालेंगे, पंछियों के पीले नहीं उग जाएंगे और ऑटोमेटिकली इसकी वजह से डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन होगा। आगे देखते हैं मित्रों कि यूट्रोफिकेशन ये दूसरी कंसेप्ट है आपकी एनसीईआरटी की किताब में, इसके बारे में क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, यूट्रोफिकेशन इट इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, लेक यानी कि कोई सरोवर होता है और उस सरोवर का नेचुरल एजिंग होता है, किससे होता है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, उनमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट पाया जाता है, जो भी प्लांट ग्रोथ के लिए कैल्शियम फास्फोरस नाइट्रोजन इनका बढ़ावा होना वाटर के अंदर, तो इससे किसी भी लेक का नेचुरल एजिंग होगा। मित्रों इन एंग लेक, यहाँ पर देखिए आपको एंग लेक दिखाई दे रहा है, ये जो भी सरोवर होता है यंग है, वाटर इज कोल्ड, यहाँ पर ठंडा वाटर होता है, क्लियर होता है, स्वच्छ होता है, और सपोर्टिंग लिटिल लाइफ, छोटे छोटे जीवों को ये सपोर्ट करता है। साथियों कि ये यंग लेक का वाटर, द वाटर बॉडी एनरिच्ड विथ मिनरल्स, कई रेनफॉल की वजह से हो या रनअप की वजह से यहाँ पर मिनरल्स एनरिच होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एनरिच होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ algae। algae का ग्रोथ कैसे होता है, छोटे छोटे अलगल फिलामेंट्स उस वाटर में पाए जाते हैं यंग लेक के अंदर, और सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की थ्रू एक्सेसिव algae इस यंग लेक में पाई जाती है। आगे क्या लिखा है दोस्तों जानेंगे कि विथ टाइम, इस समय के साथ स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इनटू द लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स,
जब कई पानी के बहाव लेक के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स लेक के अंदर आते हैं। जैसे कौन से न्यूट्रिएंट? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस विच एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इस पिक्चर में देखिए कि न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट हो रहा है एंग लेक में, और नाइट्रेट, फास्फोरस कई ह्यूमन की पॉपुलेशन की वजह से उस लेक में क्या होता है? एनरिचमेंट होता है, एनकरेज होता है, और ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उस लेक में क्या होती है? एनकरेज होती है। देखिए आगे क्या लिखा है? एज लेक फर्टिलिटी इंक्रीज, इस लेक की न्यूट्रिएंट की वजह से फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, तो उस लेक में क्या लिखा है कि प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ बर्जॉन्स, प्लांट की और एनिमल लाइफ की बढ़ोतरी होती है, बर्जॉन्स, एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स, जो भी यदि प्लांट और एनिमल को कुछ लाइफ होता है, उनकी डेथ होती है, तो उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक रिमेन्स पाए जाते हैं, और ये बिगिंस टू डिपॉजिटेड ऑन द लेक ऑफ बॉटम। यहाँ पर देखिए कि इस पिक्चर में कि ये लाइन क्या कह रही है कि ये ऑर्गेनिक प्लांट और एनिमल का बर्जॉन्स यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है लेक की बॉटम पर। मित्रों आगे बात करेंगे कि ओवर द सेंचुरीज, कई शतकों से, 100 years, सेंचुरी यानी कि कई 100 साल के बाद, एज अ स्लिट एंड ऑर्गेनिक डेब्रिज, ये कार्बनिक कचरा पाइल अप होगा, यानी कि लेक की साइज का बॉटम और बढ़ाएगा। इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर छोटा साइज है, इस पिक्चर में देखिए कि ऑर्गेनिक डेब्रिज पाइल अप हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और द लेक ग्रोज शैलोर, लेक आगे शैलोर बनेगा, उथला बनेगा, एंड वार्मर बनेगा। क्यों बनेगा वाटर वार्मर? कि सनलाइट के रे, सनलाइट की हीट यहाँ पर आएगी और ये पानी गर्म होगा, उसे वार्मर वाटर, और ऑर्गेनिज्म सप्लेंटिंग दोज दैट थ्राइव इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट। पहले ऑर्गेनिज्म कोल्ड एनवायरनमेंट में थे, तो अभी ऑर्गेनिज्म और वार्म यानी कि उष्ण एनवायरनमेंट में आएंगे, पर्यावरण में आएंगे। और यहाँ पर मार्श प्लांट टेक रूट इन द शालो, शालो वाटर में यहाँ पर देखिए कि यूट्रोफिक स्टेज आएगी, न्यूट्रिएंट सैचुरेट होंगे, शालो एल्गी और बैक्टीरिया डेवलपमेंट होगी, और उस शालो वाटर में बिगिंस टू फील इन द ओरिजिनल लेक बेसिन। तो लेक बेसिन में कई प्लांट्स उग जाएंगे। मित्रों इवेंचुअली क्या होगा? द लेक गिव्स वे टू लार्ज मासेस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग, उस पर, उस पानी के अंदर कई सारे बॉग आएंगे, फ्लोटिंग प्लांट्स आएंगे, और फाइनली कवरिंग इनटू लैंड्स। तो फाइनली ये जो भी आर्टिफिशियल हो या नेचुरल पॉन्ड होगा, ये पूरा क्या होगी? यहाँ पे लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे यूट्रोपिक स्टेज कहेंगे। न्यूट्रिएंट सैचुरेटेड शैलो अल्गी एंड बैक्टीरिया डेवलपमेंट होगी और पूरा भर जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, जो भी क्लाइमेट होगा, वातावरण होगा, साइज ऑफ द लेक, उस लेक की साइज, अदर फैक्टर्स, द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में स्पेन थाउजेंड्स, हजारों साल लगेंगे, हजारों साल लगेंगे। ये देखिए कॉजेस क्या होते हैं यूट्रोफिकेशन के। तो जब बात करेंगे, कई पहली बात करेंगे रन ऑफ फ्रॉम द इरोजन, पानी की वजह से धूप होगी उस जमीन की। डिस्चार्ज ऑफ डिटर्जेंट कंटेनिंग फॉस्फोरस, जो भी आप कपड़ों हो या साबुन हो, उसके उसे डिटर्जेंट्स कहते हैं, और डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट होता है। डिस्चार्ज ऑफ पार्शियली ट्रीटेड और अनट्रीटेड सीवेज होगा, घरों से या मकानों से ये सीवेज वाटर पाया जाता है। नेचुरल रन होगा रेनफॉल की वजह से। न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये खड़कों की झीज होगी, और रन ऑफ होगा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का, रन ऑफ ऑफ मैन्योर का, मैन्योर यानी कि खाद, फ्रॉम द फार्म्स, फार्म में खाद यूज करते हैं, रन ऑफ फ्रॉम द इरोजन भी होगा। तो डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, size of the lake and other factors, the natural aging of lakes may spend thousands of, हजारों साल लगेंगे। इस ये लाइन यहाँ पर ये कह रहे हैं। कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं? मेरे नन्हे छोटे भाई और बहनों, कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन मतलब हाउएवर जो भी पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं वाटर हो या सॉइल से फ्रॉम द मैंस एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहेंगे, मैंस की एक्टिविटी लाइक ह्यूमन। कौन सी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी करता है? लाइक इफ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, ह्यूमन ने इंडस्ट्रीज बनाई है,
इस इंडस्ट्री में जो भी इफ्लुएंस होते हैं, टाकाऊ पदार्थ होते हैं, होम से भी कोई इफ्लुएंस होते हैं, उनका रन ऑफ फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड फील्ड्स में जो भी फर्टिलाइज्ड फील्ड्स होते हैं, उस फर्टिलाइज्ड फील्ड्स रीच इन द नाइट्रेट्स, ऑटोमेटिकली उनमें फर्टिलाइज्ड फील्ड्स में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, और फॉस्फेट्स कैन रेडिकली एक्सीलरेट द एजिंग ऑफ प्रोसेस। जो भी फील्ड की हो या लेग्स की हो, एजिंग प्रोसेस में ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स ये रेडिकली एक्सीलरेट होते हैं और एजिंग प्रोसेस वहां से स्टार्ट होती है। ऐसे फिनोमिनन को क्या कहेंगे? कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहेंगे। ये वही बात है कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन की। आगे बात करेंगे मित्रों कि ड्यूरिंग द फास्ट सेंचुरी, गए बीते 100 साल से पहले जो भी धरती पर लेक्स में द पार्ट ऑफ द अर्थ, जो भी लेक होते हैं ये अर्थ का पार्ट होता है, हैव बीन, क्या लिखा है, सेवरली यूट्रीफाइड बाय सीवेज, यानी कि घरों से निकलने वाला, अस्पतालों से निकलने वाला, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी सीवेज होता है, और एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वेस्ट कहेंगे उसे, ये प्राइम कॉन्टेमिनेट करता है, दूषित करता है। कौन से कॉन्टेमिनेट्स होते हैं? नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं, और ये नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स ऐड करते हैं, क्रिया करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। मेरे नन्हे मित्रों, ये फॉस्फेट और नाइट्रेट्स दे ओवर स्टिमुलेट करते हैं द ग्रोथ ऑफ किसकी? algae की। और यदि algae की ग्रोथ होती है, ओवर ग्रोथ होती है, और स्टिमुलेट होती है, इससे कॉजिंग अनसाइटली स्कम एंड अनप्लीजेंट ओडोर, ये गंदा जैसा ओडोर पाया जाता है, घृणा होती है, और रॉबिंग द वाटर को रॉबिंग करता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाइटल टू एक्वेटिक लाइफ। मतलब यदि गंदा पानी से जो भी मांस आती है उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाइटल टू अदर एक्वेटिक लाइफ, पानी के अंदर जो भी फिशेस, क्रैब जैसे एक्वेटिक लाइफ होते हैं, प्रॉन्स जैसे, उनको भी ये क्या करता है? नुकसान पहुंचा देता है। आगे क्या लिखा है? एट द सेम टाइम, उस सेम टाइम में अदर पोल्यूटेंट, कई दूसरे पोल्यूटेंट्स बहा होते हैं, फ्लोइंग इनटू लेक्स में होते हैं, में पॉइजन होल पॉपुलेशन ऑफ, जितना भी उस लेक के अंदर फिशेस का पॉपुलेशन होता है, कई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन होता है, whose डिकम्पोजिंग रिमिनेंट्स, फिशेस को भी लाइफ होता है, ये भी डेथ होने के बाद डिकम्पोज होते हैं, और फर्दर डिप्लीट द वाटर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट, जो भी वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट होते हैं ये कम होते हैं। ऐसे फैशन, इन सच फैशन लेक कैन लिटरली चोक द डेथ। मतलब इस पिक्चर में देखिए मित्रों कि यहाँ पर लिखा है कि एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक वेस्ट, उसमें क्या आता है कि ओनियन पील्स, राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, पोमग्रेनेट के कई पील्स, और वेजिटेबल फ्रूट्स, शुगर केन वेस्ट, कैटल डंग वेस्ट, और पोल्ट्री वेस्ट, इससे क्या होता है? वाटर पोल्यूट होता है, उनमें भी ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। और जब बात करते हैं इंडस्ट्री की कि लेदर इंडस्ट्री हो या कई ऐसे सोप इंडस्ट्री, डिस्टिलरी, पेपर, मिनरल और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हो, तो यदि इनका बहाव उस लेक्स के अंदर जाता है तो बहुत सारी मात्रा में क्या बढ़ता है? पोल्यूशन बढ़ता है वाटर के। तो लेक में यदि वो बहाव जाता है तो लिटरली चॉक होता है, और उस लेक के ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। मित्रों आगे क्या लिखा है? हीटेड यानी कि थर्मल को हीट कहेंगे, वेस्ट वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल एनर्जी से आप कोयला जलाते हैं, और कोयले से, ये कोयला फॉसिल फ्यूल है मित्रों, और फॉसिल फ्यूल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट थर्मल पावर प्लांट कहेंगे उसे, विच इज द अनदर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पोल्यूटेंट। थर्मल पावर प्लांट से कई सारे ये पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, हवा के अंदर, पानी के अंदर क्या होते हैं? इफ्लुएंट्स, ये कॉन्टेमिनेट होते हैं। और थर्मल वेस्ट वाटर, ये थर्मल पावर प्लांट, कोयले से बनाई जाने वाली एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये एलिमिनेट भी करती है, रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कई प्लांट, एनिमल, और जो भी एनिमल्स होते हैं रिड्यूस करते हैं, सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। उस थर्मल पावर प्लांट से हाई टेम्परेचर का पानी का बहाव होता है, और में क्या होगा? में इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स,
देखिए, इस लाइन को अच्छी तरह से समझिए। थर्मल थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट और रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को कम कर देता है। सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर होता है एंड मे इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट की भी ग्रोथ इनहेंस करता है, बढ़ावा देता है। फिशेस को भी बढ़ावा देता है। कहाँ पर? ये यदि पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में पाएगा होगा तो प्लांट और फिशेस को इनहेंस कर देगा, बढ़ावा देगा। बट परंतु ओनली आफ्टर कॉजिंग डैमेज टू द इंडिजिनस फ्लोरा और फौना। मतलब क्या होता है इंडिजिनस फ्लोरा और फौना? मित्रों, थर्मल वेस्ट वाटर उच्च तापमान के प्रति संवेदन जीवों की संख्या को समाप्त या कम कर देता है और एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में प्लांट और फिशेस की ग्रोथ को बढ़ावा देता है, इनहेंस इनहेंस करता है। लेकिन केवल इंडिजिनस फ्लोरा और फौना, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, फौना यानी कि एनिमल्स को नुकसान पहुंचा देगा। कहाँ? किस एरिया में? ये बात चल रही है कोल्ड एरिया की। मित्रों, यहाँ पर क्या करेंगे कि इस वीडियो को आप यहाँ पर स्टॉप करते हैं। थैंकिंग फॉर। और कई ऐसे प्लांट्स, कौन से कई ऐसे प्लांट्स डेड होंगे, कई फिशेस डेड होंगे, तो अल्टीमेटली हीटेल थर्मल वेस्ट वाटर ये क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ को डेंजरस होगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।